जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप एक साधु और बिच्छू की कहानी तो बहुत बार सुना ही होगा। साधु जी बिच्छू को पानी में डूबने से बचाने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन वह बिच्छू बार बार साधु जी के हाथ पर डंक मार देता है और ऐसा सिलसिला बार बार होता रहता है। तब एक तीसरा आदमी आकर साधु जी से पूछता है, जब बिच्छू डंक ही मार रहा है तो उसे वो बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तब साधु जी जो जवाब देते हैं वो पूरा हमारा सनातन धर्म का सार है। बिच्छू का काम है डंक मारना, वो मार रहा है और मेरा धर्म है बचाना और मैं बचा रहा हूँ। और आज की स्टोरी में वो साधु है भारत और वो जहरीला बिच्छू है टर्की। ये सब तस्वीरें और वीडियो आप सबकी याद में तो जरूर होगा, कैसे भयानक भूकंप के बाद टर्की एकदम तबाह हो गया था और 30,000 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये भी आप सबको अच्छे तरीके से याद है, भूकंप के बाद अगर कोई देश पहले टर्की का मदद करने के लिए पहुंचा था तो वो था भारत। भारत के एनडीआरएफ जवान ना सिर्फ सैकड़ों टर्की के लोगों की जान बचाए थे मलबे से, इसके साथ साथ भारत ने टर्की में 30 बेड का हॉस्पिटल कुछ दिन के लिए बनाया था और हमारे आर्मी के डॉक्टर 3,600 के ऊपर टर्की के जो लोग भूकंप में घायल हुए थे उनका सही तरीके से इलाज करके ठीक किए थे। इस बात को लेकर टर्की के पब्लिक भी भारतीय जवानों की ना सिर्फ तारीफ किए थे बल्कि बहुत सारे इमोशनल फोटो और वीडियो भी वहां से वायरल हुआ था और देख के लग रहा था कि नहीं, टर्की के बीच और भारत के बीच जो संबंध है वो आगे सुधरेगा। लेकिन ये घटना को 1 महीने नहीं हुआ, टर्की ने अपना असली रंग दिखा दी और भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा है। टर्की ने अब यूनाइटेड नेशन में पीओ के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। हालांकि हमारे यूनाइटेड नेशन में बहादुर सीमा पूजानी जी पाकिस्तान और टर्की को यूनाइटेड नेशन में मुंहतोड़ जवाब तो दिए हैं, वो वीडियो आप आखिर में देखोगे। लेकिन बात करेंगे जब दुनिया भर के बड़े बड़े मुस्लिम देश, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, वो सब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाते हैं या फिर पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो टर्की को ऐसा पाकिस्तान से क्या मिल रहा है? भारत इतना मदद करने के बावजूद भी अब टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब पाकिस्तान का हालत क्या है आप खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ही सुन लीजिए। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो फिर सवाल उठता है, टर्की पाकिस्तान का इतना मदद क्यों कर रहा है? आप सबको याद होगा, पाकिस्तान जो सामान भूकंप के राहत के लिए जो टर्की को दिया था वो वही सामान था जो कुछ ही महीने पहले टर्की ने पाकिस्तान में जो बाढ़ आया था वहां पर मदद करने के लिए सिंध में भेजा था। उसे जस्ट रिपेयर करके पाकिस्तान टर्की को दिया था। टर्की के पब्लिक की बात करें तो वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जाकर वहां के लड़कियों को छेड़ते हैं और चोरी वगैरह करते हैं, रेप वगैरह करते हैं। इसी वजह से बीच में एक मूवमेंट भी चला था टर्की में, पाकिस्तान देश छोड़कर चले जाओ। सिर्फ टर्की ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जितने सारे मुस्लिम देश है वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते हैं और रोजाना सैकड़ों लोगों को पाकिस्तान भेजा जाता है। देखिए, अब टर्की का पाकिस्तान को मदद करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम। जी हाँ, टर्की चाहता है कैसे भी करके वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ले आए और खुद अपने देश में न्यूक्लियर बम बनाए। बदले में पाकिस्तान चाहता है कि टर्की उसे ढेर सारा पैसा दे, क्योंकि टर्की के मन में अभी भी वह गुस्सा है कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसे टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया था। अब टर्की चाहता है कि वो फिर से मुस्लिम दुनिया में लीडर के तौर पर उभरे और दुनिया में उसे एक ताकत के तौर पर जाना जाए। इसके लिए टर्की के पास न्यूक्लियर बम होना बेहद जरूरी है। और अब दुनिया में अगर कोई देश उसे न्यूक्लियर बम दे सकता है तो वो पाकिस्तान, क्योंकि अब तक दुनिया में इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास चोरी से कह लो या फिर कैसे भी करके न्यूक्लियर बम है। इसी वजह से ये दोनों देश अब करीब आए हैं और पिछले 2-3 साल से टर्की भारत का लगातार विरोध करता आ रहा है। 370 हटने के बाद हो या बीच बीच में भारत विरोधी जहर उगलना हो, टर्की करता आ रहा है और आगे भी वो करेगा। मैं तो आपको पहले ही दिन से बता दिया था, भारत चाहे जितना भी मदद कर ले, एक ना एक दिन टर्की फिर पाकिस्तान का साथ देगा, कश्मीर पर भारत विरोधी बात करेगा, क्योंकि अब उसका नेशनल इंटरेस्ट में ये बात है तो वो ऐसा हरकत करने से पीछे नहीं रहेगा। अब भारत को देखना है टर्की को कैसे मुंहतोड़ जवाब देता है और ऐसा भारत को भी कुछ एक्शन लेना होगा, साइप्रस में हो, ग्रीस में हो, आर्मेनिया में हो, ताकि टर्की को भारत मुंहतोड़ जवाब दे पाए या टर्की को थोड़ा बहुत नुकसान कर पाए। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो हमारा दुश्मन नंबर 1 टर्की होना चाहिए, लेकिन हम तो वो सब बातें भूल गए हैं।
बदला लेने जैसी आदत तो हमसे कब का छूट गया है। लेकिन दोस्तों आखिर में मैं आपको सीमा पूजानी जी का यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और टर्की को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। फिर एक वीडियो में मिलेंगे जिस पीओके को लेकर पाकिस्तान इतने साल मेहनत कर रहा है ताकि वो जो 5-6% टॉप के लोग हैं वो पीओके और रिलीजन के नाम पर बाकी 90-95% लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसों से ऐश कर पाए। वो लोग अब कैसे जागरूक हो रहे हैं और पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। Reply in response to the statement delivered by Pakistan. Pakistan's representative has once again chosen to misuse this August forum for its malicious propaganda against India. Pakistan is a state which responds to any calls for reforms with enforced disappearances. In the last decade, Pakistan's own Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has received 8,463 complaints. The Baloch people have borne the brunt of this cruel policy. Students, doctors, engineers, teachers and community leaders are regularly disappeared by the state, never to return back. No religious minority can freely live or practice its religion in Pakistan today. The Ahmadiyya community continues to be persecuted by the state for simply practicing their faith. To even obtain a Pakistani passport, the community has to denounce its founder. Equally worse is the treatment of the Christian community. It is frequently targeted through draconian blasphemy laws. State institutions officially reserve sanitation jobs for Christians. Underage girls from the community are converted to Islam abetted by a predatory state and an apathetic judiciary. Hindu and Sikh communities face similar issues of frequent attack on their places of worship and forced conversion of their underage girls. The state's crackdown on those who wish to raise their voice against any of these heinous policies is also incomparable. A bill which proposes a 5-year jail term for anyone who scandalizes or ridicules the military or the judiciary is currently on the table in Pakistan's parliament. When it is not entirely focused on suppressing its own population, Pakistan actively lends its energies to aid, host and abet international terrorists. It has the unique distinction of hosting the most number of UNSC designated terrorists and terror organizations. Allow me to recall that Osama bin Laden lived next to Pakistan's premier military academy. Its security agencies have nurtured and sheltered Hafiz Saeed and Masood Azhar for decades. These are but a few dreaded names from the annals of Pakistan's history of supporting terrorism. Pakistan's policies are directly responsible for the death of thousands of civilians around the world. Pakistan's obsession with India, while its population battle for their lives, livelihood and freedom is an indication of the state's misplaced priorities. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. Mr.